नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। साल 2050 आ गया था। सल्तनते हिंदुस्तान के तमाम राजे महाराजे पीएम सीएम सब ब्रह्मलोक पहुंच चुके थे। स्वर्ग में चाय की टपरी पर डंकापति उर्फ सनातन चाय वाला भी अपना साजो सामान लेकर जमा हुआ था। हिंदुस्तान में संविधान को लागू हुए 100 साल होने जा रहे थे। इन दिनों नेहरू और वाजपेयी ने टपरी पर आना कम कर दिया था। गांधी जी को आए भी एक लंबा अरसा हो गया था। सबको बस एक ही बात बुरी लगती थी, सनातन चाय वाला तमीज से बात ही नहीं करता, बड़े छोटे का लिहाज ही नहीं है। खैर, सवेरे सवेरे कोयले की भट्टी पर चाय वाले ने यादवोचित ढंग से दूध में पानी मिलाकर चाय बनाना शुरू कर दिया था। रेडियो उसी खरखराहट के साथ चल रहा था। बदले हुए हिंदुस्तान का संघ समर्पित गीत प्रसारित हो रहा था। सेवा में भारत माता की अर्पित यह जीवन है, अपना अर्पित यह जीवन। गाना चल ही रहा था कि दूर से औरंगजेब और वीर सावरकर एक साथ आते दिखे। दोनों को साथ आता देख चाय वाले का माथा ठनका। यह कॉम्बिनेशन तो बड़ा घातक है। इसी उधेड़बुन में वो खौल रही चाय में चीनी डालने का अभिनय करने लगा। टपरी के टूटे स्टूल पर सावरकर और औरंगजेब ने अपनी तशरीफ टिकाई और फिर दोनों ने चाय वाले से प्रणाम वालेकुम किया। चाय वाले ने सिर्फ सावरकर की ओर देखकर पलट प्रतिक्रिया दी, औरंगजेब को नजरअंदाज किया। यह अशिष्टता ही उसका गहना थी। यह बात सबको पता थी, इसलिए किसी ने उसे तवज्जो नहीं दी। सावरकर ने ब्लैक कॉफी और औरंगजेब ने ईरानी सुलेमानी चाय की फरमाइश की। चाय वाला ऑर्डर पूरा करने में लग गया, तभी रेडियो पर एक खबर गूंजने लगी। दरिंदे, नमक हराम, गद्दार और माँ बाप को, बेटों को, भाइयों को मार डालने वाले कमीने औरंगजेब के पिल्ले धर्मवीर संभाजी महाराज के जीवन पर बनी फिल्म का विरोध कर रहे हैं। शायरों की जिन्हें कई दशकों पहले ऐसे नमक हरामों के लिए एक कविता लिखी थी और कहा था, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। यह सुनकर औरंगजेब च्योंके, सावरकर असहज हो गए। चाय वाले की मूंछों में खिलखिलाहट पैदा हो गई। यह आवाज उसकी जानी पहचानी थी। रेडियो उद्घोषक चाय वाले का करीबी था। एक जमाने में वह डंकापति का दरबारी हुड़कचुल्लू रहा था। चाय की टपरी पर कुल जमा यही 3 लोग और एक रेडियो था। तीनों के बीच पसरे हुए तनाव को तोड़ते हुए औरंगजेब ने कहा, मोहतरम, ये कैसी जुबान है। हमने भी 50 बरस तक तख्त हिंदुस्तान पर राज किया। हमारा राज रहते हिंदुस्तान का सकले दाखिले मुल्की फ्रांस, बरतानिया, उस्मानिया, गरजिए की समूची दुनिया में सबसे ऊपर था, और आज हमको इस कदर गालियां दी जा रही हैं। संभाजी की बात मैं क्या कहूं, वो तो आप ही बताएं। औरंगजेब ने सावरकर की ओर मुखातिब होकर कहा। चाय वाले और औरंगजेब की आपसी किचाहिन में खुद को फंसता देखकर सावरकर ने इस तरह से सिर हिलाया कि न हाँ लगे न ना। तभी रेडियो बज उठा। सावरकर उनकी पुस्तक 6 ग्लोरियस इपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में लिखते हैं कि छत्रपति संभाजी मराठा साम्राज्य पर शासन करने के लिए अयोग्य थे। वो गुस्सैल, शराबी और अय्याश थे। सावरकर को औरंगजेब की तरफ जाता देख चायवाला अपने असली रूप में आ गया। खबरदार जो आपने संभाजी के बारे में कुछ भी कहा। डंकापति का यह चेहरा देख सावरकर सकपका गए। औरंगजेब को खुशी हुई, पर दोनों ने अपने भावों को छिपाए रखा। इसी वक्त में रेडियो पर एक गाना प्रसारित हुआ। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। गाना खत्म हो गया, लेकिन चाय वाले का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। उसने कहा, शर्म नहीं आती आपको? 46 लाख हिंदुओं को मरवा दिया, लाखों मंदिर तोड़ डाले। आप जैसे लोगों को तो मैं कपड़ों से पहचान जाता हूं। औरंगजेब के 49 वर्षों के कार्यकाल में 46 लाख और हर साल लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे, और इनमें भी ज्यादातर हिंदू थे। चायवाला लगातार औरंगजेब के प्रति तल्ख होता जा रहा था। तब औरंगजेब ने कुछ रिकॉर्ड सामने रखने का फैसला किया। आपकी जानकारी दुरुस्त नहीं है मोहतरम। मेरी सेना में 31% हिंदू सैनिक थे। पूरे मुगलिया दौर में कभी इतने बड़े पैमाने पर हिंदू शासन का हिस्सा नहीं बने थे। मेरे आधे सेनापति और दरबारी भी हिंदू थे। आपने कितने साल हिंदुस्तान पर राज किया?
मैं सल्तनते हिंदुस्तान की गद्दी पर 50 बरस तक बैठा हूं। यह सुनकर चाय वाले का कॉन्फिडेंस हिल गया, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। औरंगजेब की बात जारी थी। राज कैसे किया जाता है आपको पता नहीं पता हो तो आडवाणी जी से पूछ लीजिए। क्या मेरे राज में कभी हिंदुओं के सामूहिक धर्म परिवर्तन की मुहिम चलाई गई? नहीं। मैंने कभी कौम की बुनियाद पर रियाया का कत्लेआम किया? नहीं। आप खून की बात करते हैं। दुनिया के किस साम्राज्य के दामन पर खून के छींटे नहीं हैं? खुद आप अपनी बात कर लें। बहस एक कड़वाहट भरे मोड़ पर पहुंच गई थी। तभी लपककर सावरकर ने रेडियो का स्टेशन बदल दिया। अगला गाना बजने लगा, दरोगा जी चोरी हो गई। मेरी चोरी हो गई, मेरी चोरी हो गई, चाय वाला औरंगजेब के बदले तेवर से थोड़ा हिला हुआ था, पर अपनी कमजोरी को छिपाकर एक बार फिर से औरंगजेब को उसने घेरा। तुमने हिंदुओं पर जजिया लगाया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, किस मुंह से बात कर रहे हो? औरंगजेब ने फिर उसी रौ में बोलना शुरू किया। हाँ, मैंने गैर मुसलमानों पर जजिया लगाया, लेकिन मैंने मुसलमानों पर हज टैक्स भी लगाया। मैंने हिंदुस्तान की सीमा को वहां तक फैलाया जहां कभी दिल्ली पहुंची ही नहीं थी। इतने विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए धन कहां से आता है? अच्छा, आप ये बताइए, आप आटा, चावल, गेहूं, दूध, दही और लस्सी पर जीएसटी टैक्स क्यों वसूल रहे थे? मैंने पहले आदमी दूध पर जीएसटी दे, फिर उससे बनी दही पर जीएसटी दे, और फिर उससे बनी लस्सी पर भी टैक्स दे। यह कौन सा तर्क है राज करने का? और जो लोग दे रहे हैं उनमें 80% हिंदुओं के अलावा और कौन है? मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। चाय वाले ने औरंगजेब को बीच में ही रोकते हुए कहा, मंदिर क्यों तोड़े? औरंगजेब ने झेंपते हुए कहा, हाँ, मेरे से भी गलतियां हुई हैं। मैं दीन पर कायम रहने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा कि दीन को पक्का करने के लिए ऐसा करना जरूरी था। पर इस बात को आपने झूठ के साथ क्यों फैलाया कि मैंने हजारों लाखों मंदिर तोड़े? मैंने सैकड़ों मंदिरों को शाही ग्रांट भी दिया है, उनके सुधार और जीर्णोद्धार का काम भी किया। कुछ मंदिर जरूर टूटे, उसका मुझे अफसोस है। दोनों की बात चल ही रही थी कि भटकते हुए बापू अपनी बकरी के साथ टपरी पर आ पहुंचे। इस समय रेडियो पर एक गाना चल रहा था। बापू को देखते ही तीनों अरदब में आ गए। बापू को दोनों के बीच जारी बहस का कुछ अंदाजा हो गया था। उन्होंने दोनों की आखिरी वाली बात सुन ली थी। सावरकर से दुआ सलाम हुई, फिर उन्होंने अपनी बात रखी। शासक अपने समय का प्रतिनिधि होता है। आज से 1000 साल पहले तलवारों के दम पर सत्ता फैलाई गई। औपनिवेशिक काल में व्यापार की आड़ में सत्ता फैलाई गई। 20वीं सदी आते आते संविधान और जनता की ताकत से सत्ता बनने बिगड़ने लगी। हर शासक में कोई न कोई अवगुण होता है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। मैंने चर्चिल जैसे काइयां लोग भी देखे हैं। मूल बात यह है कि उस अवगुण या उस गड़बड़ी को 1500 साल बाद बदला नहीं जा सकता, उससे सीख ली जा सकती है। वरना अतीत की गलतियां सुधारने निकलोगे तो खुदाई करने में पूरी धरती समतल हो जाएगी और मानव सभ्यता फिर से पाषाण काल में पहुंच जाएगी। इसी मौके पर रेडियो पर एक गाना बजने लगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। स्वर्ग में चाय की टपरी से बस इतना ही। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 महीने लंबा चुनाव समाप्त हुआ। इस चुनाव ने देश के सामने बहुत सारी सीखें रखी, बहुत सारी चुनौतियां पेश की। एक चुनौती देश के चुनाव आयोग की भूमिका, उसके इकबाल को लेकर है, जो इस चुनाव के दौरान बुरी तरह से ध्वस्त हुआ है। इकबाल उस सरकार का भी टूटा है जो 10 सालों से बुलडोजर पर सवार होकर 400 पार का सपना देख रही थी। लेकिन चुनाव आयोग पर बात करना जरूरी है।
संसाधनों अवसरों के लिहाज से यह चुनाव देश का सबसे ज्यादा असमान और एक तरफा चुनाव था। परिस्थितियां पूरी तरह से सत्ता पक्ष की ओर झुकी थी, विपक्ष के खिलाफ खड़ी थी। हमने वोटरों का सप्रेशन देखा, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन देखा, खुलेआम प्रधानमंत्री के नफरती भाषण देखे और चुनाव आयोग की चुप्पी देखी। सत्ता के साथ और विपक्ष के खिलाफ जो असंतुलित चुनावी स्पर्धा थी, उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष इस देश का मीडिया भी रहा, खासकर टेलीविजन और हिंदी प्रिंट मीडिया। इसने मोदी के पक्ष में फर्जी एग्जिट पोल भी चलाए। अब की बार 400 पार का नारा तो चल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा अब की बार 6 लाख पार का नारा भी लगाया जा रहा है। एग्जिट पोल की माने तो 4 जून को एनडीए 400 पार जाती हुई दिख रही है। दर्शकों को बता देते हैं क्योंकि एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में एनडीए 400 पार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 400 पार का नारा था वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए को यहाँ पर फायदा हो सकता है, 400 से पार भी एनडीए का आंकड़ा जा सकता है। इस मीडिया ने मोदी के 70-80 स्क्रिप्टेड पहले से तयशुदा चापलूसी पसंद इंटरव्यू भी चलाए। कई लोग ये सोच के बैठे हैं कि इस बार तो गया हुआ है मामला, 29 में मोदी जी हटेंगे फिर हम आएंगे, 29 में उनका चांस है। अब फिर कोई ये भी लिख देता है कि नतीजों के बाद राहुल होंगे फरार, अब की बार 400 पार। 2047 तक क्या कुछ होने वाला है और क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। आप 100 दिन में 125 दिन में, इससे ऐसा लगता है कि चुनाव जो है एक स्टेटस को का चुनाव है, यानी लोगों को ये आश्वस्त है कि आप वापस आने वाले हैं। जब काशी में आते हैं नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल किसी छोटे बालक की तरह उनकी आंखें भरी होती हैं। वो माँ की बात कहते हुए भावुक होते हैं। उनकी जो जुबान है वो सोचने लगती है कि क्या बोला जाए। आप शायद वो व्यक्ति हैं पॉलिटिक्स में जिसकी छवि बाहर सबसे गलत पेश हुई है। आपसे मिलने वाला, आपको जानने वाला अलग ही जानता है और बाहर तो अलग ही दुनिया है। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। तो आपके वाले नहीं है, लेकिन मैं दूसरे वाले राहुल की भी बात करता हूँ। प्रधानमंत्री जी, अंत में यही कहूंगा कि आप मास्टर कम्युनिकेटर बिल्कुल हैं। जाहिरन इतने एक तरफा माहौल के बीच से चुनाव का रुख पलटने वाले विपक्ष को बड़ा श्रेय जाता है। मीडिया को लेकर प्रधानमंत्री का रवैया खासा एक तरफा और पक्षपात भरा रहा। अपने दरबारी हुड़क-चुल्लुओं को प्रधानमंत्री ने 3 से 4 बार तक इंटरव्यू दिया और उन घोघा बसंतों को लगे हाथ मोदी धमकाते भी नजर आए। जितने भी मुश्किल सवाल हो सकते थे आपसे पूछे गए, आपने किसी ये ही मेरा आप लोगों से शिकायत है, ये मुश्किल शब्द आपका नहीं है। एक इकोसिस्टम ने आप लोगों को डरा करके रखा हुआ है और आप लोग बुज़दिल की तरह डरे हुए हो, उनके एजेंडा सेट के लिए सवाल लेके घूम रहे हो। आपको बुरा लगेगा, मैं सच कहता हूं, आप सब लोग दबाव में जी रहे हो। और ये सब कहते हुए प्रधानमंत्री मीडिया से अपनी चिर परिचित दुश्मनी का प्रदर्शन करना नहीं भूले। देखिए, एक इकोसिस्टम ने ऐसे सवाल बना करके खड़े कर दिए कि आप तब तक पत्रकार नहीं है, आप तब तक न्यूट्रल नहीं है जब तक ये पूछे नहीं। इस मुसीबत से मुझे आपको भी निकालना है, वो काम भी मैं ही करूंगा। यह वो समय था जब मोदी जी मानकर चल रहे थे कि अब वो बायोलॉजिकल नहीं रहे। उन्हें ठोस यकीन था कि उनकी उत्पत्ति क्षितिजल पावक गगन समीरा से नहीं हुई, बल्कि ईश्वरीय स्वेद की एक बूंद से वो उत्पन्न हुए थे। इसलिए उन्हें लग रहा था कि देश में जो कुछ भी उनके खिलाफ है वह सब समस्या है और इस समस्या का समाधान उनके कर कमलों से ही होना है। स्वर्ग से मृत्युलोक में आगमन के दौरान उन्होंने मीडिया की न्यूट्रलिटी पर भाषण भी दिया। मीडिया की न्यूट्रलिटी की जो परिभाषा मोदी जी ने पढ़ी है, उसका सार संक्षेप यह है कि मीडिया उनसे कड़े और तीखे सवाल न पूछे। अगर उनसे कड़े और तीखे सवाल मीडिया पूछता है तो वह न्यूट्रल नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दैवत्व प्राप्त कर चुके मोदी जी ने न्यूट्रलिटी की यही परिभाषा बताई। बेबाक तरीके से आपने मुझे जी सवालों से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत प्रेशर में रहते हैं, तो मैं तो चिंतित हूँ कि देश के मीडिया को भी न्यूट्रल रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। और या तो उनकी भाषा बोलो या तो घर चले जाओ, तो वैल्यू खत्म हो गई। न्यूट्रलिटी, क्रेडिबिलिटी और संतुलन ऐसे शब्द रहे जिसका धड़ल्ले से दुरुपयोग हमारा मीडिया चुनावों के दौरान करता रहा। सबसे पहले तो तिहाड़ शिरोमणि संतुलन के चक्कर में सीधा गुलाटी मार गए। नया जो सबक है वो ये है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अब हिंदुस्तान में चुनाव नहीं जीते जा सकते और ये बात बीजेपी को अब समझ लेनी चाहिए। लोकतंत्र तब पूर्ण होता है जब उस लोकतंत्र में लोग
वोट डालते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, चाहे किसी को भी डालें। और मुस्लिम मतदाताओं ने इस लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य निभाकर शानदार काम किया है। और उन्होंने जो भी उनका फैसला रहा होगा, उन्होंने ये बता दिया कि वो क्या चाहते हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर और हिंदुत्व के मुद्दे पर बड़ी संख्या में हिंदुओं ने ही वोट नहीं डाला। लेकिन जल्द ही शिरोमणि को एहसास हुआ कि इतना जल्दी बेपेंदी का लोटा होना भी ठीक नहीं। जनता को गाली देकर भी काम चलाया जा सकता है। आप भी सुनिए कैसे अब हिंदुत्व के मुद्दे पर हिंदुस्तान को जीतना संभव नहीं रहा। खालिस्तानी अलगाववादी अमृतपाल सिंह जेल में बैठे बैठे ही पंजाब से चुनाव जीत गया। पूर्व आईपीएस ऑफिसर के अन्नामलाई तमिलनाडु में चुनाव हार जाते। शिरोमणि के इस फार्मूले पर मोदी जी का ध्यान अब तक क्यों नहीं गया, यह मेरी समझ से बाहर है। इस घामड़ आदमी को लगता है कि एक्स या वर्तमान आईपीएस अधिकारियों को टिकट देने से जीत तय हो जाती है। अगर ऐसा होता तो मोदी जी देश की 550 सीटों पर आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को टिकट देकर निश्चिंत हो जाते। खैर, संतुलन का इससे ज्यादा शानदार प्रदर्शन इंडिया टुडे पत्रिका में दिखा। क्या खूबसूरत संतुलन साधा है इंडिया टुडे ने। इसी तरह क्रेडिबिलिटी का पेंच भी फंसा। चुनाव के 5वें चरण में धो-पोछ कर निकाले गए प्रशांत किशोर ने अपनी तरफ से बड़ी कोशिशें की कि माहौल बन जाए, भाजपा के पक्ष में माहौल किसी तरह बन जाए। बंदा पानी पी पी कर एक साथ 2 बातें करता रहा। मैं चुनाव प्रबंधन से अब दूर हूं, लेकिन मैं भाजपा के पक्ष में 400 सीटों की गारंटी देने के लिए दनादन एक के बाद एक इंटरव्यू भी दूंगा। साख तो मिट्टी में मिल ही गई थी, लेकिन ये कहकर प्रशांत किशोर ने उसे मिट्टी के नीचे पाताल में पहुंचा दिया। They could be very well number one in Bengal. Lot of you will be surprised, but BJP will, in all likelihood, to my mind, BJP is going to emerge as number one party in West Bengal, in Lok Sabha. नॉर्थ और वेस्ट में कोई मटेरियल डैमेज है नहीं। मान लीजिए कि लोग कह रहे हैं कि जो सबसे ऑप्टिमिस्टिक ऑपोजिशन के नंबर आए हैं महाराष्ट्र से, लोग कह रहे हैं कि हम 20 से 25 सीट जीतेंगे। अगर 20 से 25 सीट ऑपोजिशन जीत भी जाता है, मान लीजिए कि जीत गए, तो भी आउटगोइंग लोकसभा में तो बीजेपी की महाराष्ट्र में सिर्फ 23 सीटें हैं। 23 से कम तो तब भी नहीं हुआ, तो बीजेपी का नंबर घटेगा कैसे। खासकर एग्जिट पोल के बाद तो किशोर बाबू बेकाबू हो गए और बेकाबू होकर वो पत्रकारों को गरियाने पर आमादा हो गए। अगली बार चुनाव और राजनीति की बात हो तो अपना कीमती वक्त खाली बैठे फर्जी पत्रकार, बड़बोले नेताओं और सोशल मीडिया के स्वयंभू विशेषज्ञों की फिजूल बातों और विश्लेषण पर बर्बाद मत कीजिए। प्रशांत किशोर की पातालगामी क्रेडिबिलिटी की जवाबदेही तय करने कौन आगे आया? राहुल कमल, इंडिया टुडे वाले। देश अलग अलग भागों में बटा हुआ है, इकोसिस्टम में बटा हुआ है और एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी टाइप से हो गई है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने पीछे से हवा भरने के लिए जानबूझ के, न केवल प्रशांत किशोर, तो कोई उसका तो कोई अंत ही नहीं। देखो, पूरी मीडिया को कह रहे हैं, जिसने भी कहा, लेकिन 10 साल से, और ये स्वाभाविक भी है, 10 साल से वन वे ट्रैफिक दे हैव बीन गेटिंग द बीटिंग। वेल, चुनावी पंडित प्रशांत किशोर और टीवी एंकर राहुल कमल, इन 2 क्रेडिबिलिटियों में आपको तय करना है कि कौन सी क्रेडिबिलिटी आपके लिए बेहतर है। इस दौरान कुछ हुड़कचुल्लू एंकरों का प्रॉपर मेल्टडाउन भी हुआ, जैसे इन महोदय का। इंडिया अलायंस में 37 पार्टियां हैं, ये 235 सीट जीती। 37 पार्टी मिलकर 37, और अकेले मोदी यानी कि बीजेपी कितनी सीट जीतती है बॉस? अकेले नरेंद्र मोदी अपने बूते बीजेपी को 239 सीट दिलाते। 239, बीजेपी 239 सीट के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है बॉस। कांग्रेस को 99-100 सीट आई है, इससे कूद रही है जैसे क्लास में कोई पास हो जाए, 40 नंबर ले आए तो वो खुश हो जाता है, अरे हम पास हो गए। ऐसे ही ऐतिहासिक मौके के लिए योगेंद्र यादव ने कहा था, Thanks for the effort, Rahul, that you have put into all this mathematics. दरअसल 18वीं लोकसभा के नतीजों के विश्लेषण की सही दृष्टि यह होगी कि 2 खेमे चुनाव लड़ रहे थे। एक को 293 सीटें मिली, दूसरे को 234। इस लिहाज से यह बहुत नजदीकी मामला था, खासकर तब जब ये सारे हुड़कचुल्लू पूरे देश को भरमाने में लगे थे कि मोदी जी का खेमा तो 400 पार जा रहा है। विपक्षी खेमे के पास कोई मौका ही नहीं है। मीडिया ने देश के लोकतंत्र के साथ धोखा किया है और योगेंद्र यादव ने बहुत सही शब्दों में मीडिया की इस धूर्तता को रेखांकित किया है। अगर ये बात इस देश का आधा मीडिया कह देता कि हाँ ये क्लोज इलेक्शन है, हाँ इसमें कुछ भी हो सकता है, तो ये 239 अभी ना
190 हो जाते, 180 हो जाते। भारत का पत्रकारिता जगत एक ऐतिहासिक अंतर्विरोध, संघर्ष और अंदरूनी टकराव का गवाह बनने से चूक गया। मसला मोदी सरकार द्वारा जातिगत जनगणना करवाने के फैसले पर लगाई गई मुहर का है। वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक न्याय मामलों के एनसाइक्लोपीडिया दिलीप मंडल लगभग 1 साल पहले द प्रिंट छोड़कर मोदी सरकार के सलाहकार सहयात्री बन गए। श्री दिलीप चंद्र मंडल वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। ये वही द प्रिंट है जिसके प्रधान संपादक वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता हैं। शेखर गुप्ता ने अपने शो कट द क्लटर के हालिया एपिसोड में जातिगत जनगणना के फैसले को अ बैड आइडिया हुज टाइम हैज कम घोषित किया है। विक्टर ह्यूगो के क्लीशे नुमा जुमले में हेरफेर करके शेखर गुप्ता ने जातिगत जनगणना की आलोचना की और इसे एक बुरा विचार बताया। The caste census is another one of our usual nobody can stop a bad idea whose time has come moments. Apologies, Victor Hugo. गुप्ता जी का शो देखते वक्त मुझे शिद्दत से 2023 वाले दिलीप मंडल की याद आ रही थी। मेरी कल्पनाओं के घोड़े एक काल्पनिक युद्ध लड़ रहे थे। एक घोड़े पर शेखर गुप्ता सवार थे, दूसरे पर दिलीप मंडल। मैं सोच रहा था अगर आज भी 2023 वाले दिलीप मंडल द प्रिंट में होते और शेखर गुप्ता जातिगत जनगणना को बुरा विचार बताकर उसके दुष्परिणाम गिनवाते, तब दोनों के बीच क्या होता। एक पूरी ताकत से जातिगत जनगणना का समर्थन करता, दूसरा उसको बुरा विचार बताता। फिर अपनी कल्पना में ही मैंने इस टकराव का अंतिम फैसला भी तय कर लिया कि दोनों के बीच अंततः शेखर गुप्ता ही जीतते, क्योंकि वो मालिक हैं और मंडल जी मुलाजिम थे। 2023 की गर्मियों तक दिलीप मंडल कहते थे हिंदुत्व का सबसे ताकतवर नियंत्रक है जातिगत जनगणना। खैर, हम और पूरा देश इस ऐतिहासिक संघर्ष का गवाह बनने से वंचित रहे। इसलिए हम शेखर गुप्ता के शो में दिए गए तर्कों पर आ जाते हैं। बहुत शानदार तरीके से तर्कबद्ध किए गए पूरे शो में गुप्ता जी की 2 प्रमुख चिंताएं उभर कर सामने आई। Amending the constitution to raise the 50% ceiling on reservations, be sure this will happen. It's evident that they want reservations in the private sector. This will happen sooner than you think. Demand for reservations in the private sector is now fully on the agenda. यानी जो आंकड़े सामने आएंगे उसके आधार पर आरक्षण में वंचित जातियां अपना हिस्सा मांगेंगी। इसके लिए आरक्षण की ऊपरी सीमा 50% का कैप हटाने के लिए संविधान में बदलाव होगा। दूसरा, सरकारी नौकरियां हैं नहीं, ले देकर प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की मांग को हवा दी जाएगी। और ये दोनों ही गुप्ता जी के मुताबिक एक बुरा विचार है। बाकी सब लक्ष्यदार भाषा में अच्छी अच्छी बातें हैं, कुछ इस तरह। There will be a day when there will be a tomorrow that will never come. But between that tomorrow and today, there will be many tomorrows. So when that time comes, that tomorrow will not come. Until then, you have a lot to do. सॉरी शेखर सर, यह तो बस एक मजाक था। बहुत संक्षेप में जातिगत जनगणना से जुड़ी गुप्ता जी की दोनों चिंताओं पर मैं 2 बातें कहूंगा, लेकिन उससे पहले जातिगत जनगणना के बाद पैदा होने वाले संभावित हालात के मद्देनजर कुछ बातें जानना जरूरी है। जातिगत जनगणना का सबसे बड़ा राजनीतिक जोखिम यह है कि अगर आंकड़ों में यह सामने आता है कि कुछ जातियों का प्रतिनिधित्व कम है या उन्हें हाशिए पर रखा गया है, तो इन समूहों के लिए आरक्षण और प्रतिनिधित्व की मांग उठेगी। यह अगड़ी जातियों पर आधारित भाजपा की राजनीति के लिए चिंता की बात है। अगड़ी जातियां इसके विरोध में खड़ी हो सकती हैं। भाजपा का अब तक जातिगत जनगणना के विरोध का आधार उसकी हिंदुत्व की विचारधारा थी। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी कहते रहे हैं कि जाति की बात करने वाले समाज को बांट रहे हैं वो अर्बन नक्सल हैं। ये लोग भारत में जात पात के नाम पर विभाजन करने में जुटे हैं। इनके हर प्रयास का एक ही मकसद है, भारत का समाज कमजोर हो, भारत की एकता कमजोर हो। अर्बन नक्सलियों के इस गठजोड़ को, इनके गठजोड़ को हमें पहचानना ही होगा। मोदी के अलावा उनकी पार्टी के तमाम लोगों के विचार भी कुछ इसी तरह के हैं। कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। समाज को खंडित कैसे किया जा सके, समाज को तोड़ा कैसे जा सके, समाज को जातियों में कैसे बांटा जा सके और जातियों की आवाज को उठा करके अपना वोट बैंक कैसे बनाया जा सके,
किस तरीके से काम होता था। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। साथ रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। जातिगत जनगणना की सबसे अहम और तार्किक चुनौती है विभिन्न जातियों और समुदायों की सही पहचान और उनकी सटीक वैज्ञानिक गणना। इसके लिए विशेषज्ञ लोगों और संसाधनों की जरूरत होगी ताकि जो आंकड़ा आए वह किसी भी तरह की गड़बड़ी या फिर संदेह से मुक्त हो। इन चुनौतियों के बावजूद मूल बात एक ही है, जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय और ऐतिहासिक अन्याय को दुरुस्त करने का एक जरिया है। नीतियों के निर्माण में इसकी भूमिका सबसे अहम है। अब हम शेखर गुप्ता के द्वारा उठाई गई शंकाओं की बात कर लेते हैं। जातिगत जनगणना एक बुरा विचार के तहत उनकी पहली चिंता थी संविधान में आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात होगी। संविधान का मूल उद्देश्य सभी नागरिकों और समुदायों के बीच समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की जमीन तैयार करना है। अगर यह जमीन आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर हासिल होती है तो इसमें हर्ज क्या है? यह बुरा विचार कैसे है? गुप्ता जी का दूसरा तर्क है कि सरकारी नौकरियां हैं नहीं, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग उठेगी। यहां पर मैं जो तर्क दूंगा वह बाजारवादी न होकर समाजवादी लगेगा। देश में जो प्राइवेट सेक्टर पैदा हुआ है वह किस कीमत पर पैदा हुआ है? वह इसी देश के संसाधनों का इस्तेमाल करके अपना विकास कर रहा है। तो फिर इसका लाभ 2, 4, 150 व्यापारिक घरानों में क्यों इकट्ठा होना चाहिए? अगर जातिवाद देश की सच्चाई है और आरक्षण उसका इलाज है तो फिर प्राइवेट सेक्टर में यह परिलक्षित क्यों नहीं होना चाहिए? इस देश का प्राइवेट सेक्टर इस देश की सामाजिक सच्चाई के साथ तालमेल बिठाते हुए एक सकारात्मक और बड़े बदलाव का सहयात्री क्यों नहीं बन सकता? दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अफर्मेटिव एक्शंस के तहत प्राइवेट सेक्टर अपना योगदान देता है, तो फिर भारत में इससे परहेज क्यों? माफ कीजिए, पर गुप्ता जी का विचार सिर्फ उन 2, 4, 150 घरानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया विचार है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।